तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों का 5 तारीख का आईकेएस का एग्ज़ाम है और 7 तारीख का आप लोगों का एईसी हिंदी का एग्ज़ाम है। और जिनका इंग्लिश है उन लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है 7 तारीख को, ठीक है। तो मैं इससे पहले आईकेएस का जितना भी क्वेश्चन था सभी को करवा दिया हूँ। पार्ट 1, 2, 3 और 4 तक अपलोड किया हूँ और 5 और 6 को भी अपलोड करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि हिंदी एईसी का भी वीडियो बना दीजिए। तो ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए आप लोग जो डिमांड करते हैं मैं उसी के आधार पर वीडियो बनाता हूँ। जिस सब्जेक्ट का आप लोग बनाने कहते हैं उसी का मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो पर कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था, बहुत जल्दी जल्दी मैसेज कर रहे थे, जल्दी बनाइए जल्दी बनवाइए, तैयारी करना है हम लोगों को। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन मैं वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए सेमेस्टर 1 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, एईसी हिंदी, ठीक है। एईसी हिंदी जिसको क्या आप MIL भी बोलते हैं, MIL हिंदी कम्युनिकेशन। जिसमें पढ़ना क्या है आप लोगों को, MIL हिंदी कम्युनिकेशन यानी कि आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ना है आप लोगों को हिंदी में, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन इसका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग मत सोचिएगा कि इसका भी 1.5 घंटा का समय है और 50 मार्क्स का होगा तो इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इसका सब्जेक्टिव होगा। 1 मार्क्स वाले 5 रहेंगे, 1 मार्क्स वाले 5 रहेंगे और 15 मार्क्स वाले यहाँ पर 5 रहेंगे। 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो 5 रहेंगे, लेकिन बनाना आप लोगों को 3 है। तो 3 बनाएंगे तो 45 नंबर मिल जाएगा और एक एक नंबर से 5 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ से यदि इससे नहीं पूछेगा तो इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है कि यहाँ पर जो है 1 मार्क्स वाले 5 पूछेगा और 5 मार्क्स वाले 2 पूछेगा, ठीक है। 5 मार्क्स वाले 2 पूछेगा, 1 मार्क्स वाला नहीं पूछेगा और 15 मार्क्स वाले यहाँ पर 3 पूछेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से पूछे आप लोगों को सब्जेक्टिव ही होगा। मैं एक बार कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगा कि किस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम होगा हिंदी का, लेकिन सब्जेक्टिव होगा, इतना आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को हिंदी में क्या पढ़ना था, आप लोगों को हिंदी में पढ़ना है इकाई 1 में बापू पढ़ना है, यूनिट 1 में बापू दिनकर के बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में। और आप लोगों का हिंदी का सिलेबस जो है काफ़ी कम है, यदि अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग तो 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे हमको पता है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना क्या है, बापू दिनकर पढ़ना है। और यूनिट 2 में पढ़ना क्या है, परिभाषित शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, वित्तीय हिंदी और कार्यालयी हिंदी। ये सभी चीज़ आप लोगों को पढ़ना है यूनिट 2 में, ठीक है। तो चलिए सिलेबस देख लिया आप लोग। सिलेबस भी यहाँ पर आज क्योंकि फर्स्ट वीडियो है एईसी का, इस कारण मैं आप लोगों को सिलेबस एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं फर्स्ट जो बनाता हूँ वीडियो तो उसमें सबसे पहले सिलेबस देता हूँ आप लोगों को। तो सिलेबस में वही आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो एईसी MIL हिंदी है कम्युनिकेशन, उसमें सबसे पहले मोस्ट VVI 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसका आंसर एक लाइन में लिखने वाला है, ठीक है। तो उसका आंसर पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है कि बापू कविता के कवि कौन है। तो जो बापू कविता है उसके कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए कविता लिखे हैं यहाँ पर बापू बापू नाम से, ठीक है। तो यूनिट 1 में आप लोगों को वही पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बापू कविता किस महापुरुष पर आधारित है। तो महात्मा गांधी पर आधारित है। जो रामधारी सिंह दिनकर होते हैं वो महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए बापू कविता लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है। तो देश की स्वतंत्रता में उनके महान योगदान के कारण, यानी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कारण किए हैं, इसी कारण से उसको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और उनका जो फोटो है वो देखे होंगे तो भारतीय नोट में भी छपा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो सत्य और अहिंसा था। और यह क्वेश्चन काफ़ी VVI है, ठीक है। पूछ सकता है कि गांधी जी का क्या सिद्धांत था। तो सत्य और अहिंसा। उन्होंने बताया था कि सत्य का मार्ग पर चलो और अहिंसा, ठीक है, अहिंसा की गुण को अपनाओ। यहाँ पर हिंसा नहीं करना है किसी के साथ, ना झूठ बोलना है। उन्होंने हमेशा से अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में उतार लिया था और लोगों को यही शिक्षा दे रहा था कि जितना भी आंदोलन करना है सत्य और अहिंसा के साथ कीजिए, ठीक है। वहाँ पर किसी प्रकार से कोई हिंसा ना हो, तो उनका यही सिद्धांत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि परिभाषिक शब्दावली क्या है, किसी विशेष विषय में प्रयुक्त विशेष शब्द क्या होते हैं। यानी कि सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 5 क्या है कि परिभाषिक शब्दावली क्या होता है। तो परिभाषिक शब्दावली क्या होता है कि किसी विषय में, मान लीजिए कोई विषय है जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, कोई भी विषय हो गया, उसमें प्रयुक्त जो उसमें उपयोग होता है विशेष शब्द। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए गणित में क्या होता है, सर्कल होता है यानी कि वृत्त होता है। साइंस में क्या होता है, कोशिका होता है। तो मान लीजिए उसका जो है उसका मीनिंग फिक्स रहता है। और किसी विशेष विषय में मान लीजिए कोशिका है, कोशिका को हम लोग विज्ञान का अलग कहीं
जो विज्ञान सब्जेक्ट है, साइंस है, उसके अलावा हम लोग कहीं अलग नहीं उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी विशेष विषय में कोई विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं परिभाषिक शब्दावली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है देख लीजिए कि व्यवहारिक हिंदी क्या है। तो व्यवहारिक हिंदी क्या कहता है, तो जो लोग हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो आम बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं हिंदी को, उसी को बोलते हैं व्यवहारिक हिंदी। समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय हिंदी क्या है। तो कार्यालय हिंदी सरकारी एवं कार्यालय में प्रयुक्त हिंदी, यानी कि कार्यालय हिंदी का ही अर्थ होता है कि जो सरकारी कामकाज होते हैं, सरकार में सरकारी कामकाजों में ऑफिशियल जगह में इसका प्रयोग करते हैं कार्यालय हिंदी का। ठीक है गाइज, चलिए यदि किसी का इसी में इंग्लिश होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश का भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को भी कम्युनिकेशन पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है कम्युनिकेशन, और हिंदी में पढ़ना है। तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, पढ़ना दोनों का कम्युनिकेशन ही है। तो यदि किसी का इंग्लिश होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंग्लिश का भी मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय हिंदी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो वित्तीय हिंदी का जो संबंध है वो बैंक हो गया, व्यापार हो गया और वित्त, यानी कि यहाँ पर फाइनेंस से जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, बैंक से रिलेटेड जितना भी काम होता है, उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग वित्तीय हिंदी का। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि तकनीकी हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो तकनीकी हिंदी है उसको विज्ञान या तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र में हम लोग प्रयोग करते हैं तकनीकी हिंदी का। अगला क्वेश्चन है कि परिभाषिक शब्दावली की एक विशेषता लिखिए। तो क्या होता है परिभाषिक शब्दावली, इसका जो शब्द है उसका मीनिंग स्पष्ट होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है, किसी प्रकार से कोई उलझन नहीं। जैसे कोशिका है तो सभी लोग जानते हैं कोशिका क्या होता है, निश्चित अर्थ होता है, और इसका जो अर्थ है वो निश्चित होता है और यह स्पष्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है कि बापू कविता का मुख्य विषय क्या है। तो बापू कविता का मुख्य विषय क्या है, महात्मा गांधी के जीवन और आदर्श। ठीक है, महात्मा गांधी का जीवन और आदर्श से रिलेटेड यहाँ पर बापू कविता लिखा गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एईसी जो है, एईसी में भी पार्ट 3 तक अपलोड करूँगा, या पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आप लोगों का नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का जो एईसी का क्वेश्चन पेपर है उसका मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, जो रांची यूनिवर्सिटी है और नीलाम्बर यूनिवर्सिटी है, दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं पार्ट 2 में आप लोगों का करवा दूंगा नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, और पार्ट जो 3 होगा, 3 में मैं फिर से एक बार वीवीआई गेस क्वेश्चन जो है, वीवीआई गेस क्वेश्चन जो आने की फुल संभावना है उसको मैं दूंगा। ठीक है, तो बस पार्ट 3 ही रहेगा एईसी हिंदी में, इतना आप लोग कर लेंगे तो सभी का अच्छा नंबर आएगा। इतना से ज़्यादा आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था। तो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा, यानी कि उन्होंने अपने पूरा जीवन में कभी भी हिंसा नहीं किया, उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चला। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कार्यालय हिंदी का सरकारी कार्यों को सरल और प्रभावी बनाना, जो सरकारी कार्य है उसको सरल और प्रभावी बनाना कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि तकनीकी हिंदी की आवश्यकता क्यों है। तो तकनीकी हिंदी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को हिंदी में उपलब्ध कराना, यानी कि जो वैज्ञानिक शब्द होते हैं और तकनीकी जो होता है, जो टेक्नोलॉजी वाला शब्द होता है, वो क्या होता है, इंग्लिश में होता है। तो जो तकनीकी हिंदी का मेन उद्देश्य है उसको हिंदी में उपलब्ध कराना, यानी कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं उन लोग हिंदी में पढ़ के समझ सकें। जैसे कि कैसे टेक्नोलॉजी इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी लिखते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और हिंदी में भी इसे लिखते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, लॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे लिखते हैं। तो जो हिंदी मीडियम का जो है वो समझ सकते हैं हिंदी पढ़कर। तो तकनीकी हिंदी का यही मेन उद्देश्य है कि जो तकनीकी वाला शब्द है, वैज्ञानिक वाला संबंध जो शब्द है उसको हिंदी में उपलब्ध कराना। समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय हिंदी का एक उदाहरण लिखिए। तो वित्तीय हिंदी का उदाहरण क्या है, बैंक खाता। क्या होता है कि वित्तीय हिंदी का प्रयोग हम लोग बैंक खाता वाला, बैंक के रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड शब्द में हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हीं स्थान पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजभाषा किससे कहते हैं। तो सरकार के कामकाज की जो भाषा, यानी कि सरकार जिस भाषा में कामकाज करती है उसको राजभाषा कहते हैं, और हमारा झारखंड का राजभाषा क्या है, हिंदी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की राजभाषा कौन सी है। तो हिंदी है, वही क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बापू कविता में किस भावना का वर्णन प्रमुख है। तो राष्ट्र प्रेम, जो बापू कविता है उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन एक बार लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो भी याद है वो सब लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है कि हिंदी संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विचारों को प्रभावी आदान प्रदान करना, यानी कि जो अपना विचार है उसको प्रभावी रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ पर साझा करना हिंदी संचार कहलाता है, यानी हिंदी कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 5 मार्क्स वाले हैं। शायद संभावना है कि 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 5 मार्क्स वाले भी देख लीजिए। क्योंकि जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का हुआ था एग्जाम, वो कैसे हुआ था मैं बता दूं कि 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन थे और 15 मार्क्स वाले यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम हुआ था। तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों का किस प्रकार से होगा, किस प्रकार में होगा कि कैसे होगा। मैं इसका भी बता दूंगा कैसे होगा अगले वीडियो में, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तब तक आप लोग 5 मार्क्स वाले भी देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बापू कविता का सारांश लिखिए, यानी कि जो बापू कविता है उसके शॉर्ट में लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं लिखा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि यह 5 नंबर का है तो 5 नंबर ज़्यादा नहीं लिखना है आप लोगों को, 1 पेज लिख दीजिएगा काफ़ी हो जाएगा। तो बापू कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। जो कविता है बापू, उसका जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता में महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व और उनके आदर्शों का वर्णन किया गया है। यानी कि यह जो कविता है उसमें महात्मा गांधी हैं, उनके जो व्यक्तित्व है, उनका क्या आदर्श है, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, प्रेम और त्याग का मार्ग अपनाया था। उन्होंने देश को अंग्रेजों के गुलाम से मुक्त कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। यानी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना जीवन जो था वो देश को आज़ाद कराने के लिए समर्पित कर दिया था। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अगला अभी आगे भी है कि कवि बताते हैं कि गांधी जी केवल भारत के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति और मानवता का संदेश वाहक थे। उनके विचार आज भी लोगों को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य क्या क्या बताया गया है। जो बापू कविता है उसमें मेनली रूप से जो महात्मा गांधी के आदर्श थे, व्यक्तित्व थे, जो उनका सिद्धांत था, उनके बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी कैसे थे। ठीक है, तो यही आप लोग लिख दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसी को एग्जैक्ट कॉपी करके लिखिए, बस आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो समझने का कोशिश कीजिए। क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि बापू कविता हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम और देशभक्त का संदेश देती है। जो बापू कविता है वो सत्य, अहिंसा, प्रेम और देशभक्ति की संदेश देती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि परिभाषिक शब्दावली क्या है, इसकी विशेषताएं या महत्व लिखिए। तो परिभाषिक शब्दावली, यह क्वेश्चन भी आई है, इसको भी याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आ सकता है परिभाषिक शब्दावली या कार्यालय हिंदी या तकनीकी हिंदी या वित्तीय हिंदी, ये चारों से ही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा चारों को, और बापू कविता को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं करा दूंगा सभी को, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस सब लोग वीडियो वॉच कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या है देख लीजिए कि किसी विशेष विषय या क्षेत्र में प्रयोग होने वाले निश्चित अर्थ वाले शब्दों को परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। यानी कि कोई विशेष विषय है जिसमें प्रयोग होने वाले निश्चित, जिसका अर्थ जो निश्चित है, उसका जो अर्थ है कभी नहीं बदलता है, वैसे शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, परिभाषिक शब्दावली कहलाता है। इससे क्या क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं देख लीजिए आप लोग। जैसे मैं पॉइंट में लिखा हूँ, आप लोग भी पॉइंट में लिखने का कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों का नंबर अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्या है कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। दूसरा क्या है कि भाषा सरल और स्पष्ट होती है। और यहाँ पर तीसरा देख लीजिए कि भ्रम की संभावना कम होती है। शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में अधिक प्रयोगी होता है। यह जो शब्द है परिभाषिक शब्दावली, और शिक्षण स्थानों में बहुत अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, इससे क्या क्या महत्व है, महत्व देख लीजिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला महत्व देख लीजिए, ज्ञान को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायता मिलती है। दूसरा क्या है, सरकारी और तकनीकी कार्यों में यहाँ पर क्या होता है, आसान होता है। और तीसरा, विषय को सही ढंग से समझने में मदद मिलती है। समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर जिसका जो आंसर है वो बहुत ही अपने शब्दों में मैं लिखा हूँ, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया हूँ। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है डिफ़िकल्ट वर्ड का मैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है उसका प्रयोग मैं नहीं किया हूँ, बिल्कुल आसान से मैं दिया हूँ। ठीक है, चौथा क्या इंपॉर्टेंस है कि संचार अधिक प्रभावी बनाता है, जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाता है परिभाषिक शब्दावली। निष्कर्ष क्या है कि परिभाषिक शब्दावली ज्ञान और सूचना को सही आदान प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। जो परिभाषिक शब्दावली है उसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना परिभाषिक शब्दावली को हम लोग
जो सूचना है, सूचना को सही रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास शेयर नहीं कर सकते हैं, साझा नहीं कर सकते हैं। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्यवहारिक हिंदी क्या है, इसके महत्व को समझाइए। तो जो व्यवहारिक हिंदी है, पर देख लीजिए कि दैनिक जीवन, कार्यालय, शिक्षा, व्यवहार, व्यापार और संचार में उपयोग होने वाले हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। यानी कि जो दैनिक जीवन में जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, उस चीज़ में हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कार्यालयी हिंदी। इसका क्या महत्व है, देख लीजिए। इसका महत्व कि आपसी संवाद को सरल बनाती है। जो हम लोग बात करते हैं उसको सरल बनाता है, समझने में कोई भी प्रकार से परेशानी नहीं होती है। दूसरा क्या है कि कार्यालयों में कार्य करने में सुविधा होती है। और तीसरा, शिक्षा और व्यापार में उपयोगी होता है। और चौथा क्या है कि रोजगार के अवसर बढ़ाती है। और पांचवा, सरकारी कार्यों में सहायता करती है। ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या है, कार्यालयी हिंदी है, सॉरी यहाँ पर जो, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, जो कार्यालयी हिंदी है, हाँ कार्यालय यहाँ पे नहीं, सॉरी व्यवहारिक हिंदी है। व्यवहारिक हिंदी जो है, इन व्यवहारिक हिंदी जो है उस सभी को हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं कि जो दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, दैनिक जीवन में जो हम लोग काम करते समय बात करते हैं, उसी के लिए प्रयोग करते हैं व्यवहारिक हिंदी को। समझ गए। तकनीकी हिंदी कहाँ प्रयोग करते हैं, तो विज्ञान और तकनीकी वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यवहारिक हिंदी, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, व्यवहारिक हिंदी हमारे दैनिक जीवन और क्षेत्र दोनों में बहुत उपयोगी है। ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या हो गया कि व्यवहारिक हिंदी हमें दैनिक जीवन और कार्य क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देख लीजिए कि कार्यालय हिंदी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। तो कार्यालय हिंदी यहाँ पर देख लीजिए क्या है। तो सरकारी और निजी कार्यालयों में पत्र, आवेदन, सूचना, आदेश आदि लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। यानी कि ये सरकारी जो भी काम काज होता है, जो ऑफिशियल लेटर होता है, जिससे हम लोग, ठीक है, क्या होता है, जो सरकारी काम काज होता है, जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जैसे कि निबंध लिखना हो गया, निबंध सॉरी नहीं, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना हो गया सरकारी कार्यालयों में, सूचना लिखना हो गया, नोटिस, आदेश लिखना हो गया, तो ये सभी चीज़ जो लिखते हैं कार्यालय में, उसी को बोलते हैं कार्यालय हिंदी। इससे क्या क्या विशेषता है, तो पहला है कि भाषा सरल और स्पष्ट होती है। जो भाषा होता है वो बिल्कुल सरल होता है, स्पष्ट होता है, समझने में किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरा क्या है कि अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर फॉर्मल जो फॉर्मल वर्ड होता है उसी का प्रयोग होता है, बाकी किसी प्रकार से कोई शब्द का प्रयोग, अनौपचारिक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तीसरा क्या है कि भाषा औपचारिक होता है। यानी कि जो भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, वो फॉर्मल होता है, क्योंकि आप उच्च अधिकारी पास लिख रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मल भाषा का प्रयोग होता है। चौथा क्या है, तथ्य और नियमों पर आधारित होता है। यानी कि इसका कुछ नियम होता है और कुछ फैक्ट होता है, इसका लिखने के लिए लिखते हैं। जैसे आप लोग लिखते होंगे, जो लिखते होंगे सॉरी प्रिंसिपल पास, तो लिखते होंगे सेवा में श्रीमान। ठीक है, सेवा में श्रीमान लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इसका नियम है कि शुरू में ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, और कुछ फैक्ट होता है। ठीक है। पांचवा क्या है कि सभी कार्यालयों में एक समान शैली अपनाई जाती है। यानी कि जितना भी कार्यालय है वहाँ सभी, वहाँ पर एक समान शैली होता है, यानी कि जो लिखने का तरीका होता है एक समान होता है। चलिए अगला यहाँ पर निष्कर्ष क्या है कि कार्यालय हिंदी प्रशासनिक कार्यों को सरल और प्रभावी बनाता है। यानी कि कार्यालय हिंदी प्रशासनिक कार्यों को सरल और प्रभावी बनाता है। ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय हिंदी क्या है, इसके महत्व को समझाइए। तो जो वित्तीय हिंदी होता है, वित्तीय हिंदी का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, व्यापार हो गया, बैंक हो गया, बजट, कर और लेखा जोखा संबंधित, यानी कि जो यहाँ पर पैसा से रिलेटेड जो काम होता है, उस सभी जगहों में हम लोग करते हैं वित्तीय हिंदी का प्रयोग। ठीक है। इसका क्या क्या महत्व है, महत्व देख लीजिए यहाँ पर कि बैंकिंग कार्यों को सरल बनाती है। यानी कि जो बैंकिंग का कार्य है उसको आसान बनाता है और समझने योग्य बनाता है। दूसरा क्या है कि व्यापार में सही जानकारी देने में मदद करती है। तीसरा कि आर्थिक योजनाओं को समझने में सहायता करती है। और चौथा, सरकारी वित्तीय कार्यों में उपयोगी होती है। ठीक है। और पांचवा क्या है कि आम लोगों को आर्थिक जानकारी समझने में सुविधा मिलती है। ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन देख लीजिए यहाँ पर कि वित्तीय हिंदी आर्थिक गतिविधियों को सरल और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो वित्तीय हिंदी होता है वो जो आर्थिक गतिविधि होता है उसको सरल और इफेक्टिव बनाता है, सिंपल और इफेक्टिव बनाने का यहाँ पर प्रयास करता है वित्तीय हिंदी। ठीक है। तो 5 मार्क्स वाले 5 जो क्वेश्चन थे, सॉरी 6 शायद थे, 6 क्वेश्चन थे, उन सभी का आंसर हो गया। मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन थे। 1 मिनट।
यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स वाले, और आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। और यहाँ पर 15 मार्क्स वाले कितना है, 15 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, जो 15 मार्क्स वाले हैं और 8 क्वेश्चन है, और जो कि काफ़ी वीवीआई है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कि बापू कविता के आधार पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व एवं आदर्शों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो बापू कविता रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, उनमें महात्मा गांधी के क्या व्यक्तित्व थे और क्या आदर्श थे। तो उन्होंने हमेशा सत्य के मार्ग पर चला था, उन्होंने कभी हिंसा नहीं अपनाया था। उनका जो था व्यक्तित्व बहुत सिंपल था। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गांधी क्या आदर्श थे, तो उन्होंने सत्य का पालन किया हमेशा, और सत्य बोलते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, और सत्य का शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि सत्य सबसे बड़ा शक्ति है। उन्होंने मानते थे कि जो सत्य है, सत्य से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर चला, और अपना जो जीवन था वो सादगीपूर्ण जीवन जिया। वो खादी के कपड़े पहनते थे और सादा भोजन करते थे। उन्होंने देशभक्ति उन्होंने अपना पूरा जीवन में अपनाया था, और अपने जो देश था, देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। समझ रहे हैं क्या क्या कह रहा हूँ मैं। सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने आत्मनिर्भर और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया। उन्होंने कभी भी विदेशी वस्तुओं को नहीं पहना। उन्होंने एक क्या कहते खादी के वस्त्र पहने थे, एक धोती पहनते थे, उसी को पहनते थे और उसी को ओढ़ते भी थे। उनका जीवन जो था वो सिंपल था। वैसे तो वो बहुत बड़े घर से आते थे, क्योंकि उस समय समझ रहे हैं वहाँ पर कहाँ गए थे, पढ़ने गए थे, वकालत की पढ़ाई करने गए थे। तो विदेश पढ़ने गए थे वकालत की पढ़ाई। अभी हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग जाकर विदेश में पढ़ सकें, लेकिन उस ज़माने में महात्मा गांधी के पास इतना पैसा था घर में कि वह विदेश पढ़ने चल गए थे। तो समझ रहे होंगे कि कितना बड़े आदमी थे उन लोग। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सभ्यता हमेशा से उन्होंने खादी वस्त्र पहनते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बापू कविता के केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि किसका क्या केंद्रीय भाव था, इसको स्पष्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर सभी का आंसर देख लीजिए। उन्हें सत्य बोलते थे, अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। ठीक है, सभी चीज़ लिख दीजिएगा। मैं आप लोग क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, इसका आंसर भी यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि परिभाषिक शब्दावली क्या होता है। तो परिभाषिक शब्दावली अभी मैंने समझाया कि जिसका अर्थ निश्चित होता है और उसको किसी विशेष विषय में प्रयोग करते हैं, पर परिभाषिक शब्दावली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से विस्तार से। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, व्यवहारिक हिंदी क्या है, इसके स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो व्यवहारिक हिंदी क्या होता है, जिसको हम लोग रोज़ दैनिक जीवन में जो दैनिक काम काज होते हैं उसमें हम लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कार्यालय हिंदी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय हिंदी का परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख विशेषता से क्या क्या विशेषता है। तो विशेषता भी लिख दीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। और 15 मार्क्स में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 3 से जो 3 खड़ा पन्ना होता है उसको भरवाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का 15 नंबर, अब 15 नहीं लेकिन तब 12 मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों का स्पेलिंग सही सही लिखे हैं, फॉर्मेट सही है, तो आप लोगों का 13 भी मिल सकता है। बस आप लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। यदि मैं जिस प्रकार से बताता हूँ, पहले यहाँ पर इंट्रो देना है। इंट्रो क्या है, इंट्रो के बाद मेन बॉडी किस बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मैं पर बता दे रहा हूँ उसको कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें वित्तीय हिंदी है, तो वित्तीय हिंदी सबसे पहले क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा में क्या लिखेगा, वित्तीय हिंदी क्या है, तो जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं बैंकिंग वाले क्षेत्र में, बैंक वित्त में, उसको वित्तीय हिंदी बोलते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है इसका क्या महत्व है, तो यहाँ पर परिभाषा लिखने के बाद महत्व लिखिएगा, इसका क्या क्या महत्व है। महत्व लिखने के बाद इसका लिखिएगा कि यह प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रयोग वाले क्षेत्र। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रयोग क्षेत्र क्या है, तो लिख दीजिएगा कि यहाँ पर वित्तीय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, निष्कर्ष लिख दीजिएगा। यदि आप लोग ऐसे लिखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, बस आप लोगों को लिखने का फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि तकनीकी हिंदी का आवश्यकता एवं महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तकनीकी हिंदी क्या होता है, जिसको हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में, तकनीकी वाले क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, उसको तकनीकी हिंदी कहते हैं। समझ रहे हैं, इसका प्रयोग क्यों होता है, तो जो विज्ञान वाले शब्द हैं, तकनीकी वाले शब्द हैं, उसको हिंदी में समझाने का प्रयास करता है तकनीकी हिंदी। ये सभी चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय हिंदी और वित्तीय हिंदी और तकनीकी हिंदी तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
वित्तीय जो है कार्यालय हिंदी है, वित्तीय हिंदी है, तकनीकी हिंदी है और पारिभाषिक शब्दावली है। इस 4 को चीज़ कर लीजिएगा और एक बापू कविता कर लीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि आप लोगों का वीडियो अपलोड कर सकूँ, ठीक है। और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अभी शुरू पढ़ाना शुरू किया हूँ आप लोगों के यूट्यूब में। इससे पहले मैं किसी को नहीं पढ़ाया हूँ, बच्चा को पढ़ाता था पहले, लेकिन मैं यूट्यूब में फर्स्ट बार काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हमको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ, इसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा अभी शुरू है, ना एक्सपीरियंस नहीं है समझाने का कि किस प्रकार से समझाते हैं, किस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। क्योंकि मैं नया अभी हूँ और मुझे काफ़ी उतना जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन मैं और पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड करूँगा, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को अभी सेमेस्टर 1 में है, आप लोग सेमेस्टर 1 में हैं और सेमेस्टर अभी 8 लिखना है, यानी कि 7 सेमेस्टर अभी बाकी है आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोगों को एग्ज़ाम है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हेल्प कर सकूँ, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवा सकूँ। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे सकता हूँ गेस करके, और आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का अच्छा नंबर आ जाएगा। और मैं कोशिश भी करूँगा समझाने का अच्छा से। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अच्छा से नहीं पढ़ाता हूँ, हमको पता है अच्छा से नहीं पढ़ाने पाते हैं हम, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अब क्या होता है, अभी बहुत समय बाकी है, मैं सुधार लूँगा अपना जो हैबिट है और कोशिश करूँगा कि अच्छे से पढ़ा लूँ, ठीक है गाइज। और इसका जो PDF है, PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगा सबको पता है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है, समझ गए। और किसी का यदि AAC में इंग्लिश होगा तो उन लोग भी कमेंट कीजिएगा कि AAC हम लोग का इंग्लिश है, उसका भी वीडियो बना दीजिए, तो उसका भी वीडियो मैं बना दूँगा, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों का IKS का एग्ज़ाम है 5 तारीख को, और आज 4 तारीख है। तो अभी इन लोग थोड़ा सा फोकस मत कीजिएगा उतना यहाँ पर AAC में, क्योंकि आप लोग IKS पढ़िए। IKS का भी पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया हूँ मैं, 1 से लेकर 4 तक जो पार्ट है सभी को अपलोड कर दिया हूँ, यदि नहीं देखे हैं उसको तो देख लीजिएगा। और पार्ट 5 और पार्ट 6 बच रहा है, तो उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा अभी कुछ देरी बाद, ठीक है। बस इतना ही। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या शिकायत है, किसी प्रकार से कोई डाउट, किसी को क्वेश्चन कुछ भी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का कमेंट में जवाब देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है गाइज। तो बस इतना ही, बस इतना ही। आप लोगों का आज के वीडियो में अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और काफ़ी सभी लोग अच्छा नंबर लाइए। आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे तो हमको खुशी मिलेगा, ठीक है। बस इतना ही, धन्यवाद।